अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब किया है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितने तरह के सिजेरियन सेक्शन होते हैं, किस तरह का लाइक कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पे फोकस करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है हमारी। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है। क्यों ऑपरेटिव प्रोसीजर? क्योंकि यहाँ पे हम इंसिशन कर रहे हैं या सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है या ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसमें हम कर क्या रहे हैं कि एक वायेबल फीटस को बाहर निकाल रहे हैं। वायेबल मीन्स लाइव। एक्चुअली होता क्या है कि मैं जानती हूँ कि जरूरी नहीं है कि लाइव फीटस ही बाहर निकले, स्टिल बर्थ भी हो सकती है या डेड फीटस भी हो सकता है। पर अगर हम नॉर्मल की यहाँ पे बात करें तो हमारा मेन मोटो क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है कि हमें एक लाइव और लाइक हेल्दी फीटस को बाहर निकालना है। कहाँ से बाहर निकालना है? मदर के वूम से, मदर के यूट्रस से बाहर निकालना है। ठीक है, सो ये एक ऑपरेटिव डिलीवरी है जिसमें हम एक ट्राई करते हैं कि हम एक हेल्दी लाइव फीटस को मदर के वूम से बाहर निकाल सके एक इंसेशन के थ्रू। ठीक है, एब्डोमिनल या यूट्राइन कट के थ्रू हम उसे बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट है हमारा आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसमें हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जहां पे सिजेरियन सेक्शन की नीड पड़ जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैटरनल फैक्टर्स। हम धीरे धीरे करके आगे चलेंगे, तो पहले हम मैटरनल फैक्टर्स देखेंगे, फिर प्लासेंटल एंड देन फीटल फैक्टर्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है एक्टिव जेनाइटल हर्ब्स। तो जेनाइटल हर्ब्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि हार्पर सिम्प्लेक्स वायरस के थ्रू होती है। सो दिस डिजीज इज वेरी डेंजरस। जैसा कि आप ऊपर वाली इमेज देख सकते हो, दिस इमेज आप देख सकते हो, एज यू कैन सी दिस इमेज, कि किस तरह के यहाँ पे अल्सर्स नहीं कह सकते हैं, कि अल्सर्स की तरह नहीं होते हैं, ब्लस्टर्स कह सकते हैं। ये ब्लस्टर्स की तरह होते हैं। ठीक है, और ये कहीं पर भी टच होंगे तो ये स्प्रेड हो जाएंगे। सो अगर हम वजाइनली डिलीवरी कराते हैं तो ये बेबी पे स्प्रेड होंगे, बेबी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, टच होगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा और क्या होगा कि बेबी को भी हो जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन फॉलो करते हैं। एचआईवी एड्स में भी सेम प्रॉब्लम है कि एचआईवी एड्स हम जानते हैं कि ब्लड फ्लूइड से ठीक है, बॉडी फ्लूइड से, ब्लड से टच करने से फैल जा मतलब कुछ एक्सचेंज होने से फैल जाता है। ठीक है, प्रिक होने से। तो ये सारी चीजें छोड़िए, अगर बेबी के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड के थ्रू मदर का और बेबी का टच होगा तो बेबी को भी एचआईवी एड्स होने के पूरे चांसेस होते हैं। सो हम यहाँ पर सिजेरियन डिलीवरी फॉलो करते हैं। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सो दिस सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन मींस, मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, सिफेलो मींस हेड, पेल्विक मींस पेल्विक बोन, डिस्प्रपोर्शन मींस मिसमैच। ठीक है, तो जब हेड पेल्विक बोन में जाके एंगेज नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उन दोनों का एक मैच नहीं बन पाता है। ठीक है, और सिंपल सी चीज है, जब हेड एंगेज नहीं होगा तो वो बाहर कैसे आएगा? तो मे भी यहाँ पे पेल्विक छोटी हो, साइज छोटा हो, पेल्विक का डायमीटर छोटा हो, या हेड बड़ा हो सकता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हेड एंगेज नहीं हो रहा है। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि पहला हमारा क्या होता है, डिसेंट मैकेनिज्म। अगर हम देखें तो डिसेंट होता है, उसके बाद एंगेजमेंट होता है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे एंगेज ही नहीं होगा तो हेड बाहर कैसे आएगा? सिंपल सी चीज है, डिलीवरी हो ही नहीं पाएगी। ओके, देन सीवियर प्रीक्लेम्शिया। सीवियर प्रीक्लेम्शिया, यहाँ पे सीवियर वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि प्रीक्लेम्शिया अगर होता है उसकी स्टेजेस होती हैं। तो अगर प्रीक्लेम्शिया सीवियर नहीं है तो हम फिर भी वजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। पर सीवियर प्रीक्लेम्शिया में वजाइनल डिलीवरी इसलिए नहीं कराते क्योंकि ये कभी भी एक्लेम्शिया की कंडीशन में चेंज हो सकता है। पहली चीज तो प्रीक्लेम्शिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रीक्लेम्शिया में होता क्या है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है मोर देन 140/90 mm ऑफ HG। ठीक है, और प्लस प्रोटीन यूरिया भी साथ में इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रीक्लेम्शिया। लेकिन सीवियर प्रीक्लेम्शिया चेंज होगा एक्लेम्शिया में, कभी भी हो सकता है। अब एक्लेम्शिया क्या है? एक्लेम्शिया ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कि प्रीक्लेम्शिया की सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मदर को सीजर्स आने लगते हैं। ओके,
टोनिक क्लोनिक हर तरह की सीजर्स मदर को आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर मदर को सीजर आने लगेंगे तो बेबी की डेथ हो सकती है, बेबी की इंजरी हो सकती है, मदर की इंजरी हो सकती है, सिंपल सी चीज है। तो इस कंडीशन के आने से पहले ही जब हम देखते हैं कि सीवियर प्रीक्लेम्शिया है तो हम सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। ठीक है, देन ऑब्स्ट्रक्टिव ट्यूमर मीन्स होता है कि ऐसी जगह पे ट्यूमर हो गया है जो कि पाथवे को ब्लॉक कर रहा है। अब पाथवे किसका पाथवे? मदर का पाथवे। बेबी के लिए जो पाथवे बन रहा है, बेबी के बाहर आने के लिए जो रास्ता बन रहा है वो ब्लॉक है। किसकी वजह से? ट्यूमर की वजह से। अब वो ट्यूमर कहीं भी हो सकता है, वजाइना में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, लोअर यूट्राइन कैविटी में हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम सिजेरियन करते हैं क्योंकि वो ट्यूमर जो है उसने अपना रास्ता कवर कर लिया है और बेबी के बाहर निकलने का जो पाथवे है वो बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। देन रप्चर्ड यूट्रस। ठीक है, जब हम देखते हैं कि कह सकते हैं कि जब बेबी नीचे शिफ्ट नहीं हो रहा है, बियरिंग डाउन एफर्ट या कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, नीचे डिसेंट नहीं हो पा रहा है और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा से ज्यादा फास्ट आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा? मदर और बेबी दोनों की डेथ हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन फॉलो करते हैं। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। सो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सिजेरियन सेक्शन जब होता है तो जब उसकी रिकवरी होती है तो कुछ मास जो है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा निकल आता है। ठीक है, ठीक हो जाता है और कुछ मास थोड़ा सा प्रोट्यूड हो जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो जब बेबी के डिसेंट होने का टाइम होता है, नीचे शिफ्ट होने का टाइम होता है, तो वो मास क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, बेबी को नीचे शिफ्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वजाइनल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो हम इस नेक्स्ट वाला भी सिजेरियन सेक्शन ही फॉलो करते हैं, मोस्टली, ऑल द टाइम नहीं पर मोस्टली। ठीक है, देन फेलियर इन द इंडक्शन ऑफ द लेबर। ठीक है, जब हमने मान लीजिए कि बेबी को मदर को कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, उस टाइम पे हमने आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ द लेबर किया। ठीक है, हमने आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन दिया है मदर को। ठीक है, बेरिंग डाउन एफर्ट करने के लिए मदर को बोल दिया है। ठीक, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कर दिया। ये सारी चीजें हमने की हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो लेबर है वो इंड्यूस नहीं हो रहा है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, जो बेबी के नीचे की शिफ्टिंग है, डिसेंट पॉइंट है, जो डिसेंट जो क्या कह सकते हैं कि मूवमेंट है बेबी का नीचे शिफ्ट होने का, डिसेंट जिसे हम बोलते हैं, वो सब नहीं हो पा रहा है, तब हम इस टाइम पे क्या करते हैं? रिस्क नहीं लेते हैं और सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। क्योंकि रिस्क नहीं लेते हैं और सिजेरियन सेक्शन से कर देते हैं क्योंकि अगर हम ज्यादा टाइम लगा देंगे तो बेबी के डिस्ट्रेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, मदर के एग्जॉस्ट होने के, मदर बहुत थक जाएगी और ट्राई करते करते, और बेबी के भी फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होने लगेगा, तो हम इतना बड़ा रिस्क ना लेके सिजेरियन सेक्शन फॉलो करते हैं। ये तो था मदर का। अब आ जाते हैं प्लासेंटा में। तो प्लासेंटा में ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें सिजेरियन सेक्शन फॉलो करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्लासेंटा प्रीविया। सो प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है? कह सकते हैं कि इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लासेंटा एट द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा अटैच हो जाता है। ओके, तो ये हमारा यूट्रस हो गया। ठीक है, ये हमारा यूट्रस हो गया। अब ये हमारा सर्विक्स हो गया। सॉरी, मैंने डायग्राम नहीं डाला है पर मैं बना के आपको दिखा दूंगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा सर्विक्स हो गया। ठीक है, ये हमारी इंटरनल ऑस हो गई। इंटरनल ऑस को मैं दूसरे कलर से करती हूँ। ये हमारी इंटरनल ऑस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे प्लासेंटा प्रीविया में क्या हो रहा है कि प्लासेंटा अटैच होना चाहिए था अपर यूट्राइन सेगमेंट पे, या तो यहाँ होना चाहिए था या तो यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, ये रहा हमारा प्लासेंटा, ये नॉर्मल है। बट प्रीविया में क्या हो रहा है? प्लासेंटा नीचे की तरफ अटैच हो रहा है, या तो यहाँ अटैच हो रहा है, ठीक है, या तो ये पूरा कवर कर रहा है इंटरनल ऑस को, ठीक है, या तो ये पास में अटैच हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ऐसे, या तो ये यहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक, ये चार कंडीशन आती है प्लासेंटा प्रीविया में। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियल, इसको बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया ये नहीं है कुछ भी। नॉर्मल, मार्जिनल, पार्शियल, कंप्लीट,
ये 4 टाइप के प्लासेंटा मतलब अटैचमेंट हो जाता है, और प्रीविया में हमारे ये 3 आते हैं, बाकी ये वाला हमारा नॉर्मल आता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप खुद सोचिए कि अगर बेबी तो ऊपर होगा, ठीक है, अगर हम बेयरिंग डाउन एफर्ट करते भी हैं, ठीक है, मदर करती है बेयरिंग डाउन एफर्ट, तो ये बेबी अगर नीचे शिफ्ट हो रहा होगा तो ये कैसे बाहर आएगा, क्योंकि प्लासेंटा ने तो इसका एरिया कवर कर रखा हुआ है, बाहर निकलने का एरिया ऑलमोस्ट कवर कर रखा हुआ है, तो बेबी बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। पहली तो ये कंडीशन हो गई, इस वजह से हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, कट करके बेबी को डायरेक्ट निकाल देते हैं। सेकंड वाली जो सेकंड प्लासेंटा प्रीविया है, जो पार्शियल वाला है, इसमें भी चांसेस होते हैं कि ये और नीचे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और कवर कर ले, ठीक है। तो ये इन दोनों कंडीशन में हम मेनली क्या करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन कराते हैं, ठीक है। देन प्लासेंटा एब्रप्शियो मींस होता है कि separation of immature separation of the normally situated placenta मीन्स प्लासेंटा जो है, हम सब जानते हैं कि बेबी के डिलीवरी के बाद प्लासेंटा सेपरेट होता है, उखड़ता है अपनी जगह से, और फिर वो बाहर आता है। लेकिन प्लासेंटा एब्रप्शियो में क्या कंडीशन हो रही है कि बेबी के नीचे बाहर डिलीवरी होने से पहले ही प्लासेंटा निकल गया अपनी जगह से, यहाँ से उखड़ गया है, ठीक है, और ये यहाँ से उखड़ गया तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। और हम सब जानते हैं कि मदर के थ्रू जो है प्लासेंटा ऑक्सीजन लेता है और बेबी को देता है, और प्लासेंटा का डिटैचमेंट हो गया, अपनी जगह से हट गया, प्लासेंटा उखड़ गया, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी और बेबी डिस्ट्रेस हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो बेबी के डेथ के पहले ही हम ये सिचुएशन आने से पहले ही हम एब्रप्शियो के टाइम पे क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। देन अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। अब अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होता है कि कॉर्ड हो सकता है कि नेक के अराउंड हो गई हो, नेक फंसा दिया हो कॉर्ड ने, या बेबी के साइड में नेक आ गई हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स के टाइम पे भी हम सिजेरियन सेक्शन करा देते हैं। अब आते हैं फीटल फैक्टर्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फीटस कैसे लेटा है। तो हम सब जानते हैं कि नॉर्मल जो फीटस का पोजीशन होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल मींस लॉन्ग लेटा होता है, जैसे कि मदर लॉन्ग होती है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ, ठीक है। अब फीटस की कंडीशन अगर ऐसी है, ऐसे लेटा है फीटस, मदर की वूम के अंदर अगर फीटस ऐसे लेटा है तो ये तो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, तो इसमें हम डिलीवरी करा सकते हैं। पर बेबी अगर ऐसे लेटा हुआ है, मान लीजिए ये हेड इधर है और बेबी का पार्ट इधर है, ठीक है, तो हम कैसे डिलीवरी कराएंगे? तो इस कंडीशन पे, क्योंकि बेबी को तो वजाइना से बाहर निकलना है, सर्विक्स से होते हुए वजाइना से बाहर निकलना है, पर बेबी ऐसे लेटा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन फॉलो करते हैं। या तो बेबी ऑब्लिक लाई है, यहाँ पे बेबी का हेड है, ठीक है, और यहाँ पे बेबी की बॉडी है, तो बेबी का हेड इधर साइड है, इधर साइड, तो इस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आता है मैक्रोसोमिक बेबी, ठीक है। मैक्रोसोमिक मींस कि बेबी का साइज बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, सिंपल सी चीज है, बेबी का साइज बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, वो उसका एंगेजमेंट, हेड का एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। मैंने आपको अभी उसमें बताया था कि हेड का एंगेजमेंट सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हेड का एंगेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेल्विस है, मान लीजिए हमारी, डायग्राम पे मत जाइएगा, ठीक है, ये पेल्विस है हमारी। तो अब बेबी का हेड जब बड़ा है तो पेल्विक कैविटी में हेड फिट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, और जब बेबी का हेड फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि बेबी का साइज बड़ा है, तो जब हेड बाहर नहीं आएगा तो बॉडी बाहर नहीं आएगी। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, माइक्रोसोमिक टाइम पे क्या करते हैं कि डिलीवरी करा देते हैं, किसके थ्रू, सिजेरियन सेक्शन के थ्रू। देन एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, ये डिलीट कर देती हूँ मैं, यस, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, जब बहुत ज्यादा बेबी का वेट कम हो, तो बेबी का नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 kg होता है, ठीक है, या 2500 ग्राम होता है, हाँ, लेकिन इससे बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम कम होगा, यानी कि 1000 से भी कम होगा, 1000 या उससे कम होगा, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब मदर बेयरिंग डाउन एफर्ट करती है, मतलब मदर जब नीचे बेबी को पुश करती है, तो बेबी की फीटल हार्ट रेट ऑटोमेटिकली कम होने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे बेबी वीक है,
भाई लो बर्थ वेट है तो सिंपल सी चीज है, मेच्योर नहीं हो पाएगा प्रॉपर, वीक होगा। वीक बेबी है तो फीटल हार्ट रेट वैसे भी इसकी स्लो चल रही होगी। जब स्लो चल रही होगी और मदर को हम बियरिंग डाउन एफर्ट करने के लिए बोलेंगे तो उसकी फीटल हार्ट रेट इतनी स्लो हो सकती है कि फीटल डेथ हो सकती है या फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो हम ये रिस्क ना लेके सिजेरियन सेक्शन करते हैं। देन फीटल डिस्ट्रेस, पहले से ही फीटल हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम है और अगर मदर पुश डाउन करेगी, बियरिंग डाउन एफर्ट करेगी तो और ज्यादा कम हो जाएगी और डेथ होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस केस में हम डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। फीटल एनोमलीज, कोई भी जेनाइटल कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं फीटस को, ठीक है। तो हम उस कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज में फॉर एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोस फिटालिस हो सकता है, फीटस एडिमेटस हो सकता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक तो फीटल एनोमलीज में नहीं आता है, ठीक है, वो तो मदर के कंडीशन पे बेस्ड होता है। मदर अगर डायबिटिक होगी तो वो सब छोड़िए, फीटस की ऐसी कोई भी कंडीशन जो वो नॉर्मली डिलीवर नहीं हो सकता है, ठीक है, उस टाइम पे हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। मल्टीपल जेस्टेशन यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो सिंपल सी चीज है, 2 फीटस है अंदर, ठीक है। अब कैसे लेटे हुए हैं, ऐसे लेटे हैं या ऐसे लेटे हैं, कैसे भी लाई है यूट्रस के अंदर, तो हम उस कंडीशन में मल्टीपल प्रेगनेंसी में हम सिजेरियन सेक्शन ही कराते हैं क्योंकि नॉर्मली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डिलीवर कराना। आई थिंक आपको इंडिकेशंस क्लियर हो गए होंगे या कॉजेस कह सकते हैं क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द सिजेरियन सेक्शन, ऐसे कौन सा टाइप्स है सिजेरियन सेक्शन का जो हम फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें अब हम इसमें देखने वाले हैं। तो बेस्ड ऑन द इंसिशन, इंसिशन मीन्स कट, तो किस तरह से कट करते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। और बेस्ड ऑन द टाइमिंग, किस टाइम पे कौन सा सिजेरियन सेक्शन फॉलो करना है उस बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन, 2 तरह की क्लासिफिकेशन, एक तो इंसिशन कट कैसे करना है, ऐसे करना है कि ऐसे कट करना है एब्डोमेन, और टाइमिंग किस टाइम पे कैसा सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑफ द इंसिशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा क्लासिकल एंड LSCS, दैट इज लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे LSCS, उसके बाद क्लासिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो LSCS एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो LSCS क्या फुल फॉर्म क्या है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता ही है, ये सबसे ज्यादा कॉमन सिजेरियन सेक्शन है, सबसे ज्यादा इसी को फॉलो करते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है जो कि हम आगे देखेंगे। एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सबसे ज्यादा सेफ और इसकी जो रिकवरी है बहुत फास्ट होती है, इसकी वजह से हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये होता कहाँ पे है, लोअर साइड में होता है, सिंपल सी चीज, इसका नाम ही है लोअर सेगमेंट, तो कहाँ पे होगा, लोअर साइड में होगा, ठीक है। कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, जैसे कि ये मदर का एब्डोमेन है, ओके, हम ये मान लेते हैं प्रेग्नेंट लेडी का ये एब्डोमेन है, ठीक। तो ये जो है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन किस उस पे होता है, आई मीन इसकी जो कह सकते हैं क्या उसकी पोजीशन होती है, और ये इसका लाई कैसा होता है, तो इसका लाई होता है ट्रांसवर्स लाई, ये देखिए अमलाइक इसके पास, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है हमेशा और लोअर साइड में होता है, ठीक है। अब लोअर सिजेरियन सेक्शन जो है उसके इंडिकेशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। कंस्ट्रिक्शन रिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन क्या है, कंस्ट्रिक्शन रिंग। कंस्ट्रिक्शन रिंग एक एबनॉर्मल रिंग बन जाती है, ठीक है। कब बन जाती है, एट द टाइम ऑफ द लेबर, जब लेबर पेन हो रहा होता है, जब मदर को कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है, तब कंस्ट्रिक्शन रिंग बन जाती है, जो कि ये देखिए ये रिंग है, ये वाले जो ये चीज है इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन रिंग, जो कि इससे नहीं बनना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हमारे हमेशा ऊपर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्यों स्टार्ट होते हैं, ताकि अगर कोई चीज यहां से प्रेस करेंगे तो जो मटेरियल है अंदर का वो नीचे शिफ्ट होगा, सिंपल सी चीज है। हम अगर ऊपर से किसी चीज को प्रेस करेंगे तो जो मटेरियल होगा वो थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा। पर अगर कभी कदार कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं आ पाते हैं, ठीक है, तब ये कॉन्ट्रैक्शन रिंग बन जाती है जो कि यहाँ से प्रेस हो जाती है, यहाँ से प्रेस होने के बाद ये कंप्रेस हो जाती है और एक रिंग तरह की बन जाती है। रिंग कैसे बन जाती है, हमने इसे रिंग नाम इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम इसको सर्किल करें तो एक ये रिंग बन जाएगी, ये देखिए यहाँ से रिंग बन जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको
कंस्ट्रिक्शन रिंग बोला गया है। इस रिंग की वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन गलत जगह पे आ जाते हैं, गलत जगह की वजह से क्या होता है, बेबी नीचे शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा तो डिलीवरी नहीं होगी। इसलिए इस टाइम पे हम क्या करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। देन लोअर सेगमेंट नॉट फाउंड एज इन अ ट्रांसवर्स लाई। जब बेबी ट्रांसवर्स लाई हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखिए कट कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें बेबी को ट्रांसवर्स पे निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स है बेबी, तो हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो आराम से हम बेबी को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो जब बेबी को ट्रांसवर्स लाई बेबी का नहीं मिलता है, तब हम कुछ और सोचते हैं कि हो सकता है हम वजाइनल करा सकते हैं एक्सटर्नल वर्जन के थ्रू या बहुत सारे मेथड्स के थ्रू, तो हम दूसरी चीजें सोचने लगते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाइए क्लासिकल पे। तो क्लासिकल का इंसिशन एलएससीएस से एकदम अपोजिट होता है। क्लासिकल का इंसिशन ऐसे होता है, एलएससीएस का इंसिशन ऐसे होता है, ठीक है। तो अब हम ऐसे क्यों इंसिशन करते हैं ये देख लेते हैं एक बार। मिड लाइन लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन है, देखिए लॉन्ग इंसिशन कर रहे हैं इसको, इसलिए हमने लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन बोला है। किस पे किया है? यूट्राइन वॉल के पे किया है, ठीक है। अब इंडिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या इंडिकेशन है। प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, मान लीजिए इससे पहले भी क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो हम सेम वही चीज फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। और अगर हम फिर से ऐसा वाला इंसिशन कर देंगे ना, तो उससे रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। क्यों रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं? क्योंकि भाई एक बार कट हो चुका है तो वो जगह वीक ही रहती है हमेशा, तो जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आएंगे तो ये रप्चर होने के चांसेस हो जाएंगे। रप्चर होने से पहले अच्छा है कि हम वहीं पे एक बार फिर से इंसिशन करके बेबी की डिलीवरी करा दें। लॉन्गिट्यूडनल लाई, ठीक है, जब बेबी की लॉन्गिट्यूडनल लाई मींस बेबी लंबा लंबा लेटा हुआ है। देखिए ये देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बेबी ऐसे लेटा हुआ है, दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल आई, ठीक है। इस टाइम पे हम तब करते हैं जब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, मतलब बेबी का हेड का एंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है और बेबी लॉन्गिट्यूडनल लाई में है, तब हम जो है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। देन लार्ज सर्वाइकल फाइब्रॉइड, अगर सर्विक्स में कोई फाइब्रॉइड बन गया है और इसका साइज बहुत ज्यादा है और बेबी नीचे डिलीवरी नहीं हो सकती है, बेबी नीचे शिफ्ट होके बाहर नहीं आ सकता है और बेबी का लाई लॉन्गिट्यूडनल है, तब हम क्या करते हैं? क्लासिकल इंसिशन करते हैं। प्लासेंटा प्रीविया, इसमें भी प्लासेंटा प्रीविया में हम करेंगे, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में यहाँ पे या यहाँ पे यूट्राइन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि क्या सिचुएटेड रहता है, ठीक है। तो इस टाइम पे बेबी बाहर नहीं आ सकता है प्लासेंटा प्रीविया की वजह से, मोस्टली क्या कहते हैं पार्शियल और कंप्लीट स्टेज में नहीं आ सकता है, तब हम करते हैं अगर लॉन्गिट्यूडनल लाई है तो। देन नेक्स्ट है, देखिए क्लासिकल कंटिन्यू है। लोअर सेगमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट, लोअर सेगमेंट अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो हम करेंगे, मान लीजिए लोअर सेगमेंट में कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी वजह से भी, तो हम और कट नहीं करेंगे। मान लीजिए रिकवरी आगे चल के नहीं हुई तो इन्फेक्शन बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं, तब हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन करते हैं। हम ऊपर की साइड पे कट करते हैं और लॉन्ग कट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, एक बार हम ये देख लेते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। हम देख लेते हैं कि कौन सा बेटर है ज्यादा, ठीक है, और क्यों है। एलएससीएस ज्यादा बेटर है, वैसे हम सब जानते हैं कि एलएससीएस ज्यादा ही कराया जाता है, तो क्यों कराया जाता है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एपोजिशन, एपोजिशन मीन्स किसकी पोजीशन ज्यादा बेटर है, ऐसी वाली पोजीशन ज्यादा बेटर है कट करने की या ऐसी वाली पोजीशन ज्यादा बेटर है। तो इन्होंने बोला है एलएससीएस की पोजीशन ज्यादा बेटर है। तो एलएससीएस की पोजीशन हम जानते हैं कि ट्रांसवर्स होती है, नीचे लोअर सेगमेंट में हम ऐसे कट करते हैं, ठीक है। इनकी डिफिकल्ट होती है, ओके, क्यों होती है वो अभी हम यहाँ पे ही देखेंगे, ठीक है। हीलिंग इज, इसकी हीलिंग जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है, ठीक है। परप्यूरियल टाइम पे जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तब हीलिंग इसकी ज्यादा बेटर होती है। क्यों होती है और इनकी ज्यादा बेटर नहीं हो पाती है, इनकी लेट हीलिंग होती है, क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, हम सब जानते हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्शन आते हैं? प्लासेंटा को बाहर निकालने के लिए भी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, प्लस बाद में भी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जिससे कि बेबी का जो यूट्रस है वो अपने पहली पोजीशन में चला जाए, मतलब अब उसका साइज कम हो जाए, वो जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में पहले चला जाए। हम सब जानते हैं कि जब
कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस का साइज अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बेबी एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह फिल हो जाते हैं और उसका साइज बढ़ जाता है, स्ट्रेच, उसकी मसल्स स्ट्रेच हो जाती है। पर अब तो बेबी बाहर आ गया है ना, अब इस टाइम पे मसल्स को अपने रीगेन करना है, अपनी टोन को रीगेन करना है, दोबारा से अपने पुराने साइज में आना है। ठीक है, तो पुराने साइज में आने के लिए यूट्रस फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिंपल सी चीज है, अपर साइड में मैंने आपको बोला, अगर ये यूट्रस है हमारा, मान लीजिए ये यूट्रस है हमारा और हमने यहाँ पे इंसिशन किया है और यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से ये जो है रिकवरी स्लो होगी। किसी चीज को आप हिलाते रहोगे, ठीक है, तो वो चीज रिकवर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे तो नहीं हो पाएगी रिकवरी, इसलिए इसकी रिकवरी स्लो है। देखिए यहाँ पे इसी वजह से डिफिकल्ट बोला गया है। ठीक, फिर आते हैं प्लासेंटा इम्प्लांटेशन। और हाँ, एक चीज और, इसकी बेटर इसलिए है क्योंकि ये नीचे की साइड होता है और नीचे इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसकी रिकवरी बेटर हो जाती है। फिर आ जाते हैं हमारा प्लासेंटा इम्प्लांटेशन। तो मे बी ओवर द स्कार, स्कार के ऊपर प्लासेंटा इम्प्लांट हो जाए। ठीक है, इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं स्कार के ऊपर। स्कार क्या है, जो कट किया था हमने प्रीवियस प्रेगनेंसी में, इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में हमने कट किया था, उसके ऊपर प्लासेंटा का अटैचमेंट हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ मास जो होता है वो अंदर जाके स्वेल होके वैसे ही के वैसे ही हो जाता है रिकवरी के टाइम पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अंदर मास थोड़ा सा निकल गया है अंदर की साइड पे, तो प्लासेंटा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अटैच होने के चांसेस ज्यादा होंगे। नीचे अटैच होने के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लासेंटा आके, एक मिनट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है, फिर से बना देती हूँ, यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, तो नीचे अटैचमेंट होने के चांसेस कम होंगे क्योंकि प्लासेंटा ऑलमोस्ट यहाँ पे आके नॉर्मली यहाँ और यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो नीचे जाएगा ही नहीं जो अटैच हो, कभी कदार जा भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल नहीं जाएगा, वो अलग कंडीशन है। ठीक है, तब तो ये भी हो सकता है कि प्लासेंटा प्रीविया भी हो सकता है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे स्कार था प्रीवियस प्रेगनेंसी का, यहाँ पे कट था और यहाँ पे अंदर से थोड़ा सा फ्लैश स्वेल होके वैसे ही का वैसे ही बन गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्लासेंटा यहाँ पे बाद में आकर के अटैच हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं प्लासेंटा के अटैच होने पे, किसके ऊपर, स्कार के ऊपर। ठीक है, रप्चर 5 से 2% रप्चर हो सकता है, लेकिन 4 से 8% रप्चर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब लेबर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्कार जो प्रीवियस स्कार कट किया गया था वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो रप्चर हो जाए। टाइमिंग ऑफ द रप्चर, लेबर के टाइम पे रप्चर हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो हो सकता है नीचे की साइड रप्चर हो जाए। वैसे चांसेस कम होते हैं नीचे की साइड रप्चर होने के, मोर चांसेस होते हैं ऊपर की साइड रप्चर होने के अगर क्लासिकल किया गया है तो, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्शंस का। अब आ जाते हैं दूसरा वाला क्लासिफिकेशन जो कि टाइमिंग पे बेस्ड था। हमारे पास दो क्लासिफिकेशन थे, एक कट पे बेस्ड था, इंसिशन पे बेस्ड था, एक टाइमिंग पे बेस्ड था। अब टाइमिंग वाला डिस्कस कर लेते हैं कि टाइमिंग वाले का क्या मतलब है। टाइमिंग में दो पार्ट में डिवाइड है, इलेक्टिव और इमरजेंसी। ठीक है, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन क्या है, जब सिजेरियन सेक्शन किया जाता है प्लान्ड प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसको इलेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि एक मदर आई है, उसको प्लासेंटा प्रीविया है। ठीक है, लोअर सेगमेंट में प्लासेंटा अटैच हो गया, कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया है, तो हमें पता है कि उसका सिजेरियन सेक्शन ही होना है। समझ गए, उसका सिजेरियन सेक्शन होना है उसको, और हम नॉर्मली नहीं करा सकते हैं डिलीवर। तो ये हो गया इलेक्टिव, हमें पहले से पता था और हमने पहले से प्लान करके रखा है कि इनकी डिलीवरी सिजेरियन से हो रही है। अब आते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब यही है कि हमने सडन प्लान किया, अचानक से हमने प्लान किया कि अरे भाई इनकी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, इनका सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा, जैसे प्लासेंटा एब्रप्शियो। अब लेबर के टाइम पे हो क्या रहा है कि प्लासेंटा बेबी के बाहर निकलने से पहले ही डिटैच हो गया और शिफ्ट होने लगा नीचे। ठीक है, उस टाइम पे बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और बेबी की डेथ हो सकती है। तो हम इमरजेंसी में क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते हैं और बेबी की डेथ हो सकती है। ठीक है, और जैसे ये भी एग्जांपल है, जब हम इंडक्शन फेलियर हो जाता है, हमने ऑक्सीटोसिन दे दी, हमने बियरिंग डाउन एफर्ट करने के लिए बोल दिया, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन करने के लिए बोल दिया, ये सारी चीजें फेल हो गई, तो हमें सडन क्या करना पड़ता है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। या जो हम वजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं और वो अचानक से फेल हो गई, किसी भी वजह से, कोई भी ऐसा रीजन हुआ जिससे वजाइनल डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना होता है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं टाइमिंग ऑफ द सिजेरियन सेक्शन के बेसिस पे। नेक्स्ट मूव टू दी
सॉरी कॉम्प्लिकेशंस। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस में हैमरेज हो सकता है, सिंपल सी चीज है। सेकंड प्रेगनेंसी में हैमरेज हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन आए और जहां पे वो हमने सिजेरियन सेक्शन किया था वहां पे क्या हुआ, हैमरेज हो गया। ठीक है। सेप्सिस हो सकता है। क्यों सेप्सिस हो सकता है? क्योंकि हम कट करके बेबी को बाहर निकाल रहे हैं, उस कट में हो सकता है रिकवरी ना हो पाए और सेप्सिस हो जाए। सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। सब इन्वॉल्यूशन क्या होता है? जब बेबी जब यूट्रस अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं जा पाता है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि मसल्स अपना टोन वापस से लेती हैं, मसल्स अपना साइज फिर से कम करती हैं और यूट्रस फिर से स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, 8 सेंटीमीटर का हो जाता है। ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कट होने की वजह से, मैंने आपको बताया ना, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही यूट्रस वापस से अपनी जगह पे जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आ पाएंगे, कट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन डाइवर्ट हो सकते हैं या इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, तो उसमें सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस हो सकता है। ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकते हैं? सिंपल सी चीज है, हम सब जानते हैं कि जो सिजेरियन वाली मदर होती है उसको ब्रेस्ट फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको बहुत पेन होता है जब कट हुआ होता है। तो हो सकता है कि वो ब्रेस्ट फीड ना करा पाए, तो जिसकी वजह से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो सकता है। ठीक है। सोर निपल हो सकता है। ठीक है। ब्रेस्ट टाइटनेस हो सकती है, पेन, टेंडरनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी प्राइमरी मदर में हो सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस किसमें होते हैं? प्राइमरी वाली मदर में, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी उनके अंदर। देन वुंड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर रिकवरी नहीं हुई तो वुंड इंक्रीज हो सकता है। अगर डायबिटिक मदर है और डायबिटीज का रिकवर नहीं है, डायबिटीज या अपने लेवल पे बहुत एक्स्ट्रा हो गई है, तो वुंड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पस फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, सबके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। लेट में देख लेते हैं कि बाद में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्कार रप्चर हो सकता है जब अगली प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्शन, अगर बहुत ज्यादा हैवी कॉन्ट्रैक्शन आ गए तो। रिपीट सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वजाइनल में प्रॉब्लम होती है क्योंकि अंदर जो मांस थोड़ा सा निकल आता है। ठीक है। और वैसे ही रिकवर होके रह जाता है, उसकी वजह से नीचे बेबी शिफ्ट नहीं हो पाता, वजाइनल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिजेरियन सेक्शन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इट्स नॉट वेरी टफ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आई विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। सो प्लीज मैं आपको फिर से एक बार बोलती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे से वीडियोस प्रिपेयर करूंगी एंड इजी लैंग्वेज में करूंगी। सो थैंक यू एंड गुड लक।